देखिए लास्ट क्लास में हम सभी ने इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी और इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल किया था, है ना। और हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बनाया था। अब आज हम लोग लास्ट इसका वो देखते हैं। हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। 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 देखिए, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रेडिएशन। हाँ, पोटेंशियल और इंटेंसिटी दोनों। तो देखिए, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन में क्या होता है फ्रीक्वेंसी में। अच्छा, रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अब उसके अगर हम किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को, यानी यहाँ सोर्स से आने वाले रेडिएशन की अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो इससे क्या चेंज होगा? इससे आने वाले रेडिएशन की एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू। हम आपको पता है कि हमारी जो रेडिएशन है वो, उसका जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है ना। तो अगर आप रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो यानी आने वाले रेडिएशन की एनर्जी में क्या आएगा? चेंज आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम एक वेरिएबल को चेक करते हैं तो बाकी वेरिएबल्स को क्या रखते हैं? कांस्टेंट। यानी कि जब हम फ्रीक्वेंसी को चेक कर रहे हैं तो इंटेंसिटी और पोटेंशियल को क्या रखेंगे? फिक्स। अगर मैं सोर्स की इंटेंसिटी फिक्स करता हूं तो मान लीजिए अगर पर सेकेंड 50 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 50। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर मैं सोर्स की पोटेंशियल को फिक्स रखता हूं, मान लीजिए +4 वोल्ट कर देता हूं, जो कि 100 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो अब हमने इन दोनों को फिक्स कर दिया, पोटेंशियल फिक्स कर दिया और हमने सोर्स की किसको फिक्स कर दिया? फिर इंटेंसिटी को। अब सिर्फ किसको चेंज करेंगे? फ्रीक्वेंसी। अब मान लो मैंने सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू किया, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर मैं सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो आने वाले रेडिएशन की एनर्जी बढ़ेगी, और अगर आने वाले रेडिएशन की एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आने वाले रेडिएशन की एनर्जी बढ़ेगी तो अब पहले से ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, और अगर पहले से ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो उसके पास बची एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। भाई देखिए, आपने इंटेंसिटी फिक्स रखी, यानी कि पहले भी 50 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे तो अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 50। उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन आप इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का मतलब हुआ कि आप रेडिएशन की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। किसको बढ़ा रहे हैं? अब रेडिएशन की एनर्जी को बढ़ाने का मतलब क्या है? कि आप जैसे जैसे रेडिएशन की एनर्जी बढ़ाएंगे तो पहले से ज्यादा एनर्जी का रेडिएशन इंसिडेंट होगा, और जब पहले से ज्यादा एनर्जी का रेडिएशन इंसिडेंट होगा तो जो इलेक्ट्रॉन के पास रेस्ट एनर्जी, जो बचा हुआ अमाउंट एनर्जी का, मतलब वर्क फंक्शन के बाद उसके पास जो एनर्जी बचेगी वो अब ज्यादा होगी, यानी पहले से ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? यानी कि क्या पता चलता है कि ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। यानी जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी भी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के पास जो बची एनर्जी है ये भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन अब पहले से ज्यादा एनर्जी के साथ बाहर आएगा। मेरी बात समझ गए? लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या करंट में कोई चेंज आएगा? फोटो करंट तो इस पे डिपेंड कर दी कि कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, है ना। तो आपने इंटेंसिटी को कर रखा है फिक्स। अब इंटेंसिटी को, अगर आपने सोर्स की इंटेंसिटी को फिक्स कर रखा है तो इंटेंसिटी का मतलब आपने एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी को क्या कर रखा था? फिक्स। तो पहले भी आपके पास 50 इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी भी 50 इलेक्ट्रॉन्स है, बट इलेक्ट्रॉन के पास अब एनर्जी ज्यादा बच रही है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये बात पता चल गई कि सोर्स की एनर्जी बढ़ाने पर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर रेडिएशन की एनर्जी बढ़ती है, पहले से ज्यादा एनर्जी का रेडिएशन फोटो सेंसिटिव सरफेस पे इंसिडेंट होता है, तो पहले से ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन भी बाहर आते हैं। ठीक, यानी कि ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। तो अगर आप रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को कम करोगे तो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होती जाएगी? कम। भाई आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि अब उल्टा सोचिए, अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम करोगे तो क्या होगा?
अगर फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम करने पर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम करने पर रेडिएशन की एनर्जी कम होगी। तो अब कम एनर्जी का रेडिएशन मेटल की सरफेस पर जाएगा, और कम एनर्जी का रेडिएशन अगर मेटल की सरफेस पर जाएगा तो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी, कम होती जाएगी। यानी कि ऑन डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कम करता जाऊं तो फ्रीक्वेंसी को कम करने पर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी बिलो विच इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा ही नहीं। मतलब भाई इलेक्ट्रॉन एमिट कब होता है, जब आप उसे एनर्जी देते हो। याद करिए मैंने आपको बताया था वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट एस्केप एन इलेक्ट्रॉन। मान लो इस फोटोसेंसिटिव सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए 5 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक, आपने एनर्जी 15 जूल तक कर रखी थी, बहुत खुश था इलेक्ट्रॉन, मेरे पास तो बहुत एनर्जी बच रही है। आप रेडिएशन की एनर्जी को कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, फ्रीक्वेंसी को कम करते गए। फ्रीक्वेंसी कम करने से रेडिएशन की जो एनर्जी है वो भी क्या होती गई, कम। तो एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जरूर आएगी बिलो विच इलेक्ट्रॉन एमिशन इज नॉट पॉसिबल। मान लो कि आपके यहां से इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए मिनिमम 5 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और आप जो रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हैं वो 4.9 जूल का है, तो क्या इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, नहीं। यानी कि इलेक्ट्रॉन एमिशन रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी कि जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है उसमें एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी आती है जिसे हम न्यू नॉट से शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, न्यू नॉट से, जिसे बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इंसिडेंट रेडिएशन की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच, यानी जिसके नीचे जाने पर आपको इलेक्ट्रॉन एमिट होते नहीं नजर आएंगे, उनको बोला जाता है, उस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, the minimum frequency of incident radiation below which electron emission is not possible is known as what, threshold frequency। मेरी बात समझ गए, लिख लोगे आराम से डेरिवेशन। क्या लिखना है, अगर आपसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन डेफिनेशन पूछता है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच इलेक्ट्रॉन एमिशन इज नॉट पॉसिबल इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कर है क्या दिक्कत है, अच्छा भैया, तो ये किसका एग्जांपल था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। अब एक चर्चा और करते हैं कि चलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे जाओगे तो रेडिएशन नहीं होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाओगे तो एमिशन होगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे जाते हैं बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज नॉट पॉसिबल, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन एमिशन इज पॉसिबल। बीच में आके कौन क्लास की रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब करते हैं, बैठ जाओ। हाँ क्या बता रहा था मैं, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच इलेक्ट्रॉन एमिशन इज नॉट पॉसिबल, अबव विच पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। एट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मान लो जो इंसिडेंट रेडिएशन है इसकी एनर्जी एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो तो क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर की अगर एनर्जी होगी इस रेडिएशन की तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे लेकिन उनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी बचेगी नहीं। याद करो पहली क्लास में मैंने क्या बताया था कि वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट एस्केप एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को बस बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन। क्या बोला जाता है, अबे लिखवाएंगे बे, है पहले टॉपिक तो खत्म हो जाने दो। तो क्या बोला मैंने, तो बीच में बोल देंगे, मैं इतना मुश्किल से रट्टा लगा के आता हूँ क्या, वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट एस्केप एन इलेक्ट्रॉन। अब जरा मेरी बात को थोड़ा सा लाइन अप करने की कोशिश करिएगा। एक इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है उसी को हमने वर्क फंक्शन नाम दिया। अच्छा अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है बिलो विच इलेक्ट्रॉन एमिशन इज नॉट पॉसिबल एंड अबव विच इलेक्ट्रॉन एमिशन इज पॉसिबल, है ना। तो एग्जैक्टली अगर जो रेडिएशन आ रहा है इसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तब क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, लेकिन उन एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन के पास
कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगी, वो जस्ट एस्केप कर पाएंगे। ठीक, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है बिलो विच इलेक्ट्रॉन एमिशन इज नॉट पॉसिबल। बट एट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन के पास बस इतनी ही एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को जस्ट क्या करा सकता है, एस्केप करा सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन को कोई एडिशनल एनर्जी नहीं दे पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मान लो वर्क फंक्शन है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैं चाहता हूं कि भाई मैंने पता करा कि मैंने कौन सी फोटो सेंसिटिव सरफेस यूज करी है, मुझे पता चला कि इस फोटो सेंसिटिव सरफेस का इस फोटो सेंसिटिव सरफेस का जो वर्क फंक्शन है वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो रेडिएशन होगा उसके पास भी एनर्जी कितनी होगी, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मतलब कि आपका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन बस जस्ट एस्केप कर पाता है, उसके पास एनर्जी कोई बचती नहीं है। मेरी बात समझ गए? देखो एक बार फिर से जरा समझिए, एक बार सारी चीजों को लाइन अप करते हैं। जब पहली क्लास हमने पढ़ी थी हमने वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ा। वर्क फंक्शन में क्या पढ़ा कि किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन। किसी भी मेटल की किसी भी फोटो सेंसिटिव सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो है आपका वर्क फंक्शन। तो मान लो इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए इसको 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम एनर्जी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी कहां से मिलेगी, बाहर से कोई सोर्स आएगा, है ना, और वो सोर्स हमारा कोई एक रेडिएशन, हमारा कोई सोर्स है जो रेडिएशन एमिट करा रहा है। तो अगर यहां से आने वाले रेडिएशन की एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई एनर्जी, तो जब ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस के बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आपके रेडिएशन के पास कितनी एनर्जी है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका वर्क फंक्शन भी कितना है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? लेकिन इलेक्ट्रॉन जब इस एनर्जी का यूज करेगा बोलेगा बहुत नाइंसाफी करी भाई, 0.5 चाहिए था तो 0.5 ही दी तुमने, मैं बस किससे बाहर निकल पाया, मेटल की सरफेस है, लेकिन मेरे पास कोई काइनेटिक एनर्जी अब नहीं है। मेरी बात समझ गए? तो अब यहाँ आइए, ये जो एनर्जी है ये वो मिनिमम एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जरूरी है। और इस एनर्जी को गेन करने के लिए इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी दे उसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर कि इलेक्ट्रॉन जस्ट क्या कर सकता है, एस्केप कर सकता है, एंड बिलो विच इलेक्ट्रॉन एमिशन इज नॉट पॉसिबल। मेरी बात समझ गए? यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन की एनर्जी, ठीक है ना, तो इसका मतलब एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की एनर्जी किसके इक्वल होगी, एच न्यू नॉट, होगी कि नहीं होगी? और ये एनर्जी किसके इक्वल होगी, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस। किसके इक्वल होगी, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस। यानी कि एच न्यू नॉट इज ऑलवेज इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट। एच न्यू नॉट इज ऑलवेज इज इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यू नॉट। जहां पर डब्ल्यू नॉट क्या लिखोगे आप लोग, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस। यानी कि एक बात यहां समझ गए ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? ठीक, फिर से एक बार जरा जल्दी सुन लेते हैं। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर रेडिएशन की एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। और ये एनर्जी जब मेटल की सरफेस किसी फोटोसेंसिटिव सरफेस पर आएगी तो इससे क्या एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे इनके पास क्या होगा, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्या नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने सोर्स की इंटेंसिटी को क्या कर रखा है, फिक्स। पहले भी 50 इलेक्ट्रॉन थे, अभी भी कितने, 50। बस उनके पास एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि उनको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, उससे ज्यादा आप एनर्जी बढ़ाते जा रहे हो तो उनके पास रेस्ट एनर्जी बढ़ेगी। जैसे कि मान लो वही बात है कि इनको 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की जरूरत है, लेकिन आप भेज रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इनके पास कितना बचेगा, 1.5। फिर वो भेज दिया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या बचेगा,
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी और ज्यादा एनर्जी का रेडिएशन इस सरफेस पे आएगा, और अब जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उनकी क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। मेरी बात समझ गए? अब इस बात से मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा बहुत गलत बात है, इनको चाहिए 0.5 और मैं एनर्जी बढ़ाते जा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहा हूँ। अब मैंने रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को क्या करना शुरू करा? कम। 2.5 से 2.5 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको करने के लिए मैं फ्रीक्वेंसी को लगातार क्या कर रहा हूं? कम। मैं सोर्स की फ्रीक्वेंसी कम करता जा रहा हूं, तो रेडिएशन की एनर्जी क्या होती जा रही है? कम। तो अब जहां पर पहले रेडिएशन की एनर्जी बढ़ रही थी, अब रेडिएशन की एनर्जी क्या होती जाएगी? कम। तो यानी कि ऑन डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इससे क्या होगा? कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास अब एनर्जी कम बचेगी। तो यहीं पर एक टॉपिक आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि किसी भी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को कम करते 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 एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी। मान लो यहां आपने 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा था, जबकि इसको वर्क फंक्शन कितना था? 0.5। तो एक ऐसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी जिस पर की रेडिएशन की एनर्जी ठीक किसके इक्वल हो जाएगी? वर्क फंक्शन के। ठीक किसके इक्वल हो जाएगी? तो इस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन बाहर तो आएगा, लेकिन उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगी। और अगर इस फ्रीक्वेंसी के बिलो चले गए तो रेडिएशन होगा ही नहीं, रेडिएशन सॉरी एमिशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा एमिशन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मिनिमम जो एनर्जी चाहिए, आप उससे नीचे चले गए। एमिशन और रेडिएशन में फर्क? अरे रेडिएशन सोर्स का है और एमिशन इलेक्ट्रॉन का है। मदर से स्कूल में पढ़ते हो अंग्रेजी, मुंडी उड़ा दे। समझ गए ना? तो फटाफट लिखना शुरू करिए। तो यहाँ पे डेफिनेशन समझ गए वर्क फंक्शन की? क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट एस्केप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। और मेरी बात समझ गए? और नोट बना के हम लोग पॉइंट लिखेंगे कि द रेडिएशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हैव एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन। और उसके बाद ये इक्वेशन लिखेंगे W नॉट इज इक्वल टू H नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जो होता है उसके पास उतनी ही एनर्जी होती है जितना उसका क्या होता है? वर्क फंक्शन। तो जरा लिखना शुरू करें आप लोग। करंट फ्लो करेगा? करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा? आपने हेडिंग डाली है। अब मतलब आपने ये सब तो लिख ही लिया है ना, कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या होता है? इंसिडेंट रेडिएशन की, मतलब आपके एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच इलेक्ट्रॉन एमिशन इज नॉट पॉसिबल इज नोन एज व्हाट? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये पॉइंट हमारे लिए लिखना बहुत जरूरी से मैं नोट में लिखवा रहा हूँ, वो ये है कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे पॉसिबल नहीं है एमिशन होना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर पॉसिबल है और इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी भी होगी। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है, ठीक, तो रेडिएशन के पास बस इतनी एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को जस्ट क्या कर पाता है? एस्केप कर पाता है। और जस्ट एस्केप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन। यानी कि हमारे पास वर्क फंक्शन का पहला फॉर्मूला आ गया, W नॉट इज इक्वल टू H नॉट। तो इसी को हम लोग लिखेंगे, लिखिए द रेडिएशन the radiation of threshold frequency, the radiation of threshold frequency bracket में nu naught, the radiation of threshold frequency bracket में nu naught has energy equal to work function of photosensitive surface, has energy equal to वर्क फंक्शन ऑफ फोटोसेंसिटिव सरफेस। और उसके बाद ये इक्वेशन लिख लीजिए, सिर्फ ये वाली, और कुछ नहीं। तो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होगी वो वर्क फंक्शन के इक्वल होगी। हाँ जी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था फ्रीक्वेंसी का। हाँ, H प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34। यूनिट्स नहीं पता। लिख लिया? हटा दूं? ये नहीं लिखा।
लिखना है कि नहीं लिखना? नहीं, ये सब तो नहीं लिखना है। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या है, कोई बता सकता है? बिल्कुल सही, दिमाग, द ब्रेन, जूल से। E इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू, ये होता है जूल, और न्यू क्या होता है? पर सेकेंड, तो आ गया जूल सेकेंड। ऐसा दिमाग चाहिए, मैं तो टेस्ट कर रहा हूँ। टेस्ट कर रहा ये आता बेटा, तुम तब भी ना लिख के आते। चलिए, अब देखिए क्या है। वैसे तो जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है आपका, जब एग्जाम होगा ना, तो अगर किसी यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू यूज होनी है, एप्सिलॉन नॉट या म्यू नॉट, ऐसा कुछ भी, तो वो गिवन होता है पहले, यूनिट यूनिट सब गिवन होती है। कोई आया था क्या? लग रहा था ना, लक्ष्मी जी आई थी। नहीं आ गई? अच्छा, तो अभी देखिए बात करते हैं, अब हेडिंग डालें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो करंट एंड पोटेंशियल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो करंट एंड पोटेंशियल at different frequencies. Graphical representation of photocurrent and potential at different frequencies. Graphical representation of photocurrent and potential at different frequencies. भूख लग रही है। जाहे कि मैंने इतना त्याग किया कि आपकी क्लास जल्दी रख दूंगा, मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा और मैं थोड़ा सा काम निपटा लूंगा अपने, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। अरे 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 अरे, चलो कोई नहीं। चलिए, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है हेडिंग? फोटो करंट एंड पोटेंशियल। आइए जरा देखते हैं। अब भाई यहाँ पर हमारा जो जिराफ है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो जिराफ भाई बनता है, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये ऐसे ऐसे है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फोटो करंट। क्या लिख देता हूँ? और ये जिराफ में इधर भी ले जाता हूँ। तो अब देखिए क्या है इसका ग्राफ जो बनता है, मैं आपको बताता हूं पहले। ग्राफ इस प्रकार से आता है, कुछ इस प्रकार से आता है, और ये सबकी कौन सी करंट है? ये करंट है, फोटो करंट, फोटो आई, और ये पोटेंशियल है। तो ये हमारी सैचुरेशन करंट है। कौन सी करंट है? और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये -V01 है, ये -V02 है, और ये -V01 है, ये -V02 है, और ये -V03 है, और ये फ्रीक्वेंसी है न्यू1, ये फ्रीक्वेंसी है न्यू2, और ये फ्रीक्वेंसी है न्यू3, और न्यू3 इज ग्रेटर देन न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1, न्यू3 इज ग्रेटर देन न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1। अब आपके सामने ये फोटो करंट और पोटेंशियल का ग्राफ है एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब ये जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर ग्राफ है, इस ग्राफ से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, हमें ये सीखना है। तो ये ग्राफ हमें क्या दिखा रहा है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग है। न्यू1 फ्रीक्वेंसी पे -V01, न्यू2 फ्रीक्वेंसी पे -V02, न्यू3 फ्रीक्वेंसी पे -V03, और न्यू3 ग्रेटर देन न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1, यानी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, एंड दूसरा पॉइंट, मोर द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, मोर द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एंड हायर द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन एक साथ बात दिखाई पड़ रही है कि ऑल्ग फ्रीक्वेंसी पे सैचुरेशन करंट क्या आ रही है? सेम, यानी कि सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को कितना भी घटाइए बढ़ाइए, फोटो करंट में जो सैचुरेशन करंट है उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ ना बोलो।
ए छोकरी नहीं समझी कहा? अच्छा लिखो। नहीं बनाओ ग्राफ। अच्छा सुन लो पहले। अच्छा अब बात आती है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, एक साथ लिखवाऊंगा फिर सारा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों अलग अलग है, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सैचुरेशन करंट सेम क्यों है। अच्छा तो चलिए हम सबसे पहले इस बात की चर्चा करते हैं कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सैचुरेशन करंट क्यों सेम आ रही है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की, एमिट होने वाले की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड वो चेंज नहीं होते। तो अगर नंबर ऑफ एमिटेड पर इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहे हैं यानी सैचुरेशन करंट में चेंज नहीं आएगा। नहीं समझे मेरी बात को? इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर हमने ये माना कि एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन उनकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि हमने इंटेंसिटी को क्या रखा हुआ है, फिक्स। क्वांटिटी में आने वाला चेंज सिर्फ तभी आ सकता है जब आप इंटेंसिटी में चेंज करें, और इंटेंसिटी हमने यहाँ पर फिक्स रखी हुई है। यानी कि ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, on increasing the frequency of incident radiation, saturation current remains same. Why? Because the on increasing the frequency, number of emitted electron per second remains same. As a result of it, saturation current becomes constant. मेरी बात समझ गए? अरे आया कि नहीं समझ में? लेकिन आप देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों अलग अलग है? अब फ्री इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वो नेगेटिव पोटेंशियल जो मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रोक देता है। तो पहले मान लीजिए न्यूवन फ्रीक्वेंसी पर एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की जो भी एनर्जी रही होगी, सपोज K1, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैक्सिमम K1 एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए वर्क करना पड़ा होगा। अब न्यू2 फ्रीक्वेंसी पर ये एनर्जी बढ़ के क्या हो चुकी होगी, K2 क्या हो चुकी होगी। अब अगर इंसिडेंट रेडिएशन के की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग आएगी। और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर इंसिडेंट रेडिएशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो रोकने के लिए और स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। यानी कि ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, kinetic energy, maximum kinetic energy of emitted electron increases. As a result of it, stopping potential is also increases. मेरी बात समझ गए? अरे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं, नहीं बताऊंगा, ठीक है? चलिए ग्राफ बनाइए, अब मैं सब लिखवाता हूं, ग्राफ बनाइए फिर मैं सब लिखवाता हूं। तो अब जरा आपने, मुझे उम्मीद है बना लिया होगा ग्राफ, अब लिखना शुरू करिए। फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व फॉलोइंग पॉइंट्स, फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व फॉलोइंग पॉइंट्स, फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखिए, रुक जाएंगे एक सेकंड, मेनू की है। फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व फॉलोइंग पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, क्या लिखेंगे पहला पॉइंट, लिखिए द वैल्यू ऑफ स्टॉप, साइलेंट करो फोन, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, the value of stopping potential is different, potential is different for different frequencies, the value of stopping potential is different for
different frequencies. Second point, more the value of frequency of incident radiation, more the value of frequency of incident radiation, frequency of incident radiation, higher the value of stopping potential. Higher the value of stopping potential. ठीक है. और तीसरा पॉइंट, the value of saturation current is independent of, जल्दी से लिखिए, the value of saturation current is independent of frequency of radiation. The value of saturation current is independent of frequency of radiation. Is independent of frequency of radiation. और नोट बना के पहला पॉइंट लिखिए. नोट बना के पहला पॉइंट लिखिए. On increasing the frequency of radiation, 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 maximum kinetic energy of emitted electron increases. Maximum kinetic energy of emitted electron increases. Maximum kinetic energy of emitted electron increases. As a result of it, as a result of it, as a result of it, stopping potential is also increases. क्या लिखा? result of it, stopping potential also increases. सेकंड पॉइंट लिखिए. हाँ, नोट का ही सेकंड पॉइंट. देखिए, the value of saturation current is independent of frequency. The value of saturation current is independent of, the value of saturation current is independent of frequency as on increasing the frequency, as on increasing the frequency, number of emitted electron per second remains same. Number of photoelectron emitted per second remains same. Remains same. अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर सैचुरेशन करंट तो चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन ये तीनों पॉइंट अलग अलग ग्राफ को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. देखो, ये थोड़ा नीचे, थोड़ा और ऊपर, ऐसा क्यों? जब सैचुरेशन करंट सेम रहनी है तो तीनों ग्राफ में ये चीज क्या दिखा रहा है? ऑल्दो ये आपसे पूछा नहीं जाता है, बट जस्ट ऐसे दिमाग लगाइए कि क्या रीजन है. नहीं, अब जैसे यहाँ पर आप देखो कि सेम उसी जीरो पोटेंशियल जो होता है, जीरो पोटेंशियल पर आप देखो कि आपको जो है मतलब
आप देखो क्या है कि इलेक्ट्रॉन पहले भी 50 थे, अभी भी 50 है, लेकिन उनकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का रेट जो है वो पहले से क्या हो रहा है, ज्यादा। तो यानी कि करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को उतना जल्दी अचीव कर रही है। यहाँ थोड़ा टाइम कम लग रहा है, मतलब यहाँ पर वो थोड़ा वैल्यू देकर आप मतलब यहाँ पर वैल्यू नीचे वाला पॉइंट आ रहा है, यहाँ ऊपर आ रहा है पॉइंट, यहाँ और ऊपर आ रहा है पॉइंट। सैचुरेशन करंट सबकी सेम आ रही है, बट उसको अचीव करने का सबका जो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने का जो रेट है वो सबका अलग अलग है। इसका सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि इस पर फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का रेट ज्यादा है, जल्दी अचीव कर लेगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो समझ रहे हो ना मेरी बात को? सबका आउटकम सेम है कि सबको सैचुरेशन वहीं पहुंचना है, लेकिन वही 50 इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे ही से चल रहे हैं। ठीक, फिर अगली बार थोड़ा सा तेज हो गए, अगली बार और तेज हो गए, क्यों? क्योंकि उनके पास एनर्जी ज्यादा बच रही है। तो यानी कि उनके दूसरे एंड तक पहुंचने का रेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? तो उसी सैचुरेशन करंट को अटेन करने में आप, चूंकि उनका रेट, उनकी एनर्जी बढ़ रही है, तो सेम पॉइंट को अटेन करने में आपको देखो ये जल्दी जल्दी और रैपिडली अटेन कर रहे हैं उस पॉइंट को। फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दोगे तो और जल्दी अटेन कर लेगा। समझ गए मेरी बात को? तो खैर ये सब चीजें आपसे पूछा नहीं जाता, बट बस बता दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे तीनों ऑब्जर्वेशन सारा खत्म हुआ। अब इस चैप्टर में हम अब अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हेडिंग डाले आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वो देखिए EINSTEIN, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखिए आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, जरा ध्यान से समझते हैं। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमसे ये कहती है, हमारे साइंटिस्ट है आइंस्टाइन, आप सभी उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ ठीक है। तो तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे एक साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, उन्होंने इसकी एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि भाई, लोगों ने पूछा कि ठीक है, रेडिएशन जो है वो एनर्जी ला रहा है, और एनर्जी वो किस प्रकार से ला रहा है, एटम उसे मेटल उसे कैसे एक्सेप्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर आ रहा है, और एनर्जी किन किन पार्ट्स में यूज हो रही है, उसको उन्होंने एक सिंपल इक्वेशन में सारा कुछ हमें समझाया। उन्होंने कहा कि भाई मान लीजिए हमारे पास एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है। अब यहाँ पर अगर मेरे पास एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है और यहाँ से हाँ, तो देखिए हमारा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फोटो सेंसिटिव सरफेस है, यहाँ पर हमारा कोई सोर्स है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ईच एंड एवरी रेडिएशन कंसिस्ट, देखिए भाई हमारे एक साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, एक क्या थे, बहुत अपने आप में एक ही थे आइंस्टाइन। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी चीज बताई। उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो रेडिएशन है, ईच एंड एवरी रेडिएशन कंसिस्ट स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटोन। कॉल्ड व्हाट? फोटोन। उन्होंने कहा कि हमारा जो रेडिएशन है, भाई रेडिएशन एक वेव है, ठीक है। और उन्होंने अपनी एक नई थ्योरी दी, क्वांटम थ्योरी से बोलते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जितने भी रेडिएशन होते हैं, ईच एंड एवरी रेडिएशन कंसिस्ट स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स। पहले इनको बोला जाता था क्वांटा, क्वांटम, और अभी हमने एक नया नाम दिया, क्या? फोटोन। जब आइंस्टाइन ने जब ऐसे बताया तो क्वांटा नाम दिया था, अभी हमने इसको फोटोन बोला है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ईच एंड एवरी रेडिएशन कंसिस्ट स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटोन। ईच फोटोन हैज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू। यानी कोई भी रेडिएशन होगा उसके पास छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होंगे, और उन पैकेट्स को हम लोग बोलेंगे फोटॉन्स, जिनकी एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू। एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ये एच न्यू एनर्जी का फोटोन जब किसी मेटल की सरफेस पे आके टकराता है, जब किसी मेटल की सरफेस पे आके टकराता है, तो अपनी एनर्जी उस मेटल की सरफेस को क्या कर देता है? ट्रांसफर, और उसका खुद का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। खुद का एग्जिस्टेंस क्या हो जाता है? खत्म। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन each and every radiation consists of small energy packets called photon. Each photon has energy is equal to what? h nu. और जब ये h nu एनर्जी का फोटोन किसी मेटल की सरफेस से टकराता है तो अपनी सारी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देता है, उसका खुद का एग्जिस्टेंस क्या हो जाता है? खत्म। जैसे कि होली में आपने एक रंग भरा गुब्बारा लिया, उसे अपने बिल्डिंग के चौथे माले पर जाके खड़े हो गए, वो आपके पास एक फोटोन है। नीचे से आपका दुश्मन निकला, आपने बलून छोड़ दिया, वो बलून जा रहा है जा रहा है जा रहा है, उसके सर खोपड़े से टकराएगा, फच्चाक सारा रंग उसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा और उसका एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा? खत्म। यही काम कौन करता है? फोटोन। Each and every radiation consists of small energy packets called photon. Each photon has energy is equal to what? H nu.
और एच न्यू एनर्जी का जब फोटोन किसी फोटोसेंसिटिव सरफेस पर जाता है तो वो अपनी सारी एनर्जी उस फोटोसेंसिटिव सरफेस को ट्रांसफर कर देता है और उसका खुद का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। और जब ये एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी का यूज दो हिस्सों में करता है। फर्स्ट पार्ट इज यूज्ड एज अ वर्क फंक्शन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन को जब ये एनर्जी मिलेगी तो वो इस एनर्जी को दो हिस्सों में यूज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी का यूज दो पार्ट में करेगा। पहला किसके पार्ट में करेगा? एज अ वर्क फंक्शन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। और इसके बाद अगर उसके पास एनर्जी बच गई तो उस एनर्जी से वो मेटल के सरफेस से किधर चला जाएगा? जितनी तेजी से हो सके भागता चला जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन हमारा जो रेडिएशन है उसके हमारा रेडिएशन इज मेड अप ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटोन। ईच फोटोन हैज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। और एच न्यू एनर्जी का फोटोन जब किसी मेटल की सरफेस से आके टकराता है तो अपनी सारी एनर्जी उस सरफेस को ट्रांसफर कर देता है और उसका खुद का एग्जिस्टेंस क्या हो जाता है? खत्म। अब ये एनर्जी कौन एक्सेप्ट करता है? ना ही प्रोटॉन ना ही न्यूट्रॉन, क्योंकि वो किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस में। वो स्टेबल है, वो बाहर नहीं निकलते हैं। सबसे हमारा कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। वो कहता है ठीक है मुझे दे दो एनर्जी, मैं इसका यूज करूंगा। और इलेक्ट्रॉन जब, वो भी कौन से शेल का? आउटर मोस्ट शेल का। इलेक्ट्रॉन जब इस एनर्जी को एक्सेप्ट करता है तो वो इस एनर्जी को कितने पार्ट में यूज करता है? दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड विद द रेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी इट मूव्स अवे फ्रॉम द मेटल सरफेस। यानी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एच न्यू यानी गिवन एनर्जी टू अ फोटोसेंसिटिव सरफेस इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू नॉट यानी कि वर्क फंक्शन प्लस व्हाट? के मैक्स। यानी आइंस्टाइन ने हमें बता दिया कि एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस के मैक्स। मेरी बात समझ गए नहीं समझे? अरे क्लियर हुआ? तो ये हमारी के मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद करें हमने पहले उसमें पढ़ लिया था के मैक्स इज इक्वल टू होता है ईवी नॉट। याद है कि नहीं याद है? अब पहली क्लास में पढ़ा था, अब नहीं याद है उसके लिए हम क्या करें? फोटोसेंसिटिव सरफेस कैसे बनाए थे? घर पे पानी में उबाल के तल के बना दो, बन जाएगी। शाबाश, देना जरा, लिखिए जरा, बच गया। जय भगवान जी की। हेडिंग डालिए, लिखिए जरा। ईच लिखिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, जल्दी जल्दी लिखिए जरा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन each and every radiation consists small energy packets called photon. Each and every radiation consists small energy packets called photon. According to Einstein, each and every radiation consists small energy packets called photon. Energy packets called photon. Each photon has energy is equal to h nu. अब मन में बोलो, each photon has energy is equal to h nu. ठीक है? अब लिखिए नेक्स्ट लाइन से लिखिए when the radiation incident on the metal on the surface when the radiation incident on the surface when the radiation incident on the surface comma photons transfer their energy to the electrons. Photons transfer their energy to the electrons. क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन्स। फिर इलेक्ट्रॉन यूज दिस एनर्जी इन टू पार्ट्स। इलेक्ट्रॉन यूज दिस एनर्जी इन टू पार्ट्स। इलेक्ट्रॉन यूज दिस एनर्जी इन टू पार्ट्स। इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए। First part is used as a work function to escape from the surface. First part is used as work function to escape from the surface.
ठीक है, सेकेंड पॉइंट escape from the surface. Second point, with the rest part of energy it moves away from the surface. With the rest part of energy it moves away from the surface. Moves away from the surface. ठीक है, उसके नीचे डायग्राम बना के इक्वेशन लिखिए. खुफी कैफी हो, भंस कफे हो, तनु जी ठीक है. हाँ भाई लिख लिया. अब इसमें आप जो जो चाहो वेरिएशन कर सकते हो, आपकी मर्जी है. अच्छा, आपको पता है, हमने पढ़ा है, वी नो दैट मतलब हम नहीं जानते हैं. हम क्या नहीं जान पाए? जीवन का रहस्य, ये सत्य कि W नॉट इज इक्वल टू होता है क्या? H न्यू नॉट. ये उठा के यहाँ रख दीजिए. H न्यू इज इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस K मैक्स. तो हाँ, K मैक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? H न्यू माइनस न्यू नॉट. एक और इक्वेशन मिल गई. और K मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m V मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट. हाफ m V मैक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है? EV नॉट. K मैक्स ही EV नॉट के इक्वल है. यहाँ पर E आपका जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है. EV नॉट इज इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट. और न्यू की वैल्यू क्या होती है? C बाय लैम्डा. क्या होती है? C बाय लैम्डा. तो EV नॉट इज इक्वल टू H C बाय लैम्डा माइनस Z बाय लैम्डा नॉट. क्या कॉमन ले लेंगे बताइए? क्या बचेगा? 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट. ऐसे कुछ भी चाहो वेरिएशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. इनके ग्राफ बनाने होते हैं तो हम बनाएंगे. इसको लिख लीजिए, इन पर न्यूमेरिकल्स आते हैं. कल किसी टीचर ने क्लास रखी है? राजेश सर की छुट्टी है, आजीष सर की भी छुट्टी है, फौरव सर की भी, श्रीनिवास सर की, सबकी छुट्टी है. बाय वाली मैम ने छुट्टी कर दी है. सुनने में आया बाय मैम ने छुट्टी कर दी, कल की क्लास कैंसिल है. उनकी भी क्लास कितने 11 बजे से तो है नहीं, 11 बजे से तो 11th की 11वीं कक्षा वो भी छुट्टी कर